Jai Hind all of you. My name is Dattatreya Anna Sahib Nimbalkar. I am working as assistant professor in Department of Defense and Strategic Study in Bhosla Military College. Today I am going to tell you about why America enters into Afghanistan. अमेरिका अफगानिस्तान में क्यों एंटर हुआ था, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसका बैकग्राउंड आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो 1990 में अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंस मिलती है। थर्ड एंग्लो अफगान वॉर, ब्रिटिशर्स से 1919 में अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंट मिलने के बाद में वहाँ पर रूलिंग किंगडम डायनेस्टी मोनार्की रूलिंग शुरू हो जाती। 1933 में जहीर शाह पावर में आते हैं 1973 तक। 1973 में जहीर शाह की पावर को ओवरथ्रो किया जाता है मोहम्मद दाऊद खान के द्वारा। तो 1978 तक मोहम्मद दाऊद खान अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते। जय हिंद ऑल ऑफ यू. My name is Dattatreya Anna Sahib Nimbalkar. I am working as assistant professor in Department of Defense and Strategic Study in Bhosla Military College. Today I am going to tell you about why America enters into Afghanistan. अमेरिका अफगानिस्तान में क्यों एंटर हुआ था, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसका बैकग्राउंड आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो 1990 में अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंस मिलती है आफ्टर द थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। ब्रिटिशर्स से 1919 में अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंट मिलने के बाद में वहाँ पर रूलिंग किंगडम डायनेस्टी मोनार्की रूलिंग शुरू हो जाती। 1933 में जहीर शाह पावर में आते 1973 तक। 1973 में जहीर शाह की पावर को ओवरथ्रो किया जाता है मोहम्मद दाऊद खान के द्वारा। तो 1978 तक मोहम्मद दाऊद खान अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते। तो 1978 में अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद दाऊद खान बनने के बाद में वो बेसिकली पीडीएफ जो पाकिस्तान पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के मदद से पावर में आते हैं। तो 1978 में फिर से एक बार तख्ता पलट होता है, उसको सौर रिवॉल्यूशन कहा जाता है। सौर बेसिकली एक पर्शियन वर्ड है, उस पर्शियन वर्ड के जिसको अप्रैल रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। 27-28 अप्रैल को मोहम्मद दाऊद खान की जो सरकार होती है या सत्ता होती है उसको ओवरथ्रो किया जाता है, उसको सौर रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ये ओवरथ्रो किया जाता है पीडीपी की मदद से, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के बारे में हम थोड़ी इंफॉर्मेशन जानते हैं। पीडीपी 1965 में एस्टेब्लिश की गई थी 3 लीडर्स के द्वारा। उनका नाम है नूर मोहम्मद तराकी, सेकंड होते हैं बाबरा करमाल और थर्ड होते हैं हफीजुल्ला अमीन। इन तीन लीडर्स के द्वारा पीडीपी को पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान को एस्टेब्लिश किया जाता है। और एक पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी एक कम्युनिस्ट पार्टी होती है जो कि 1978 में मोहम्मद दाऊद खान को तख्ता पलट करके पावर में आती है, जिसको सौर रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो पीडीपी का रूल शुरू हो जाता है 1978 से। तो मोहम्मद तराकी जो होते हैं वो फर्स्ट लीडर बन जाते हैं अफगानिस्तान के, एज अ पीडीपी के लीडर होते हैं जो कि फर्स्ट लीडर बन जाते हैं अफगानिस्तान के 1978 में। ठीक है, तो 1978 में पीडीपी के लीडर बनने के बाद में एक्चुअली ये कम्युनिस्ट पार्टी होती। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अलग अलग रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसमें लैंड रिफॉर्म्स होते हैं, मतलब जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं उनसे लैंड लेके वो गरीब जो बाकी जो लोग होते हैं जिनके पास लैंडलेस जो होल्डर्स होते हैं उनके पास लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूसरी बात, एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए जाते हैं। इन सब रिफॉर्म्स के कारण अफगानिस्तान के लोग एक्चुअली उनके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान बेसिकली देखा जाए तो वहाँ पर ट्राइबल लोग रहते जो कि हमेशा जो कि पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं, और ये एक तरह से कंजर्वेटिव लोग होते हैं जिनको ये नए रिफॉर्म जो होते हैं वो उनको चेंज को बेसिकली एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार नहीं होते। तो ये पीडीपी के खिलाफ लोग क्या करते हैं, अपना रिवॉल्यूशन शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ अपना प्रदर्शन शुरू करते हैं। तो ये रिवॉल्यूशन जब पीडीपी के खिलाफ ये लोग अपना रिवॉल्यूशन शुरू करते तो उसके बाद में क्या होता है कि अफगानिस्तान की जो पीडीपी पार्टी जो पावर में थी उनमें 2 फ्रैक्शंस बन जाते हैं। मतलब एक होता है खल्क फैक्शन और दूसरा होता है जिसको परचम फ्रैक्चर कहा जाता है, फ्रैक्शन कहा जाता है। तो 2 फ्रैक्शंस में ये पार्टी डिवाइड हो जाती। तो नूर मोहम्मद तराकी जो प्रेसिडेंट थे उनको जो दूसरा फैक्शन जाता हफीजुल्ला अमीन, उनके द्वारा उनका तख्ता पलट किया जाता है और उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उनको एग्जीक्यूट करने के बाद में बेसिकली ये जो नूर मोहम्मद तराकी जो पावर में थे उनको बेसिकली सोवियत यूनियन का सपोर्ट था, जब हफीजुल्ला अमीन को यूएसएसआर की फोर्सेस एग्जीक्यूट कर देती। और यूएसएसआर की फोर्सेस ने हफीजुल्ला अमीन को एग्जीक्यूट करने के बाद में बाबरा खान जो लीडर थे उनको सोवियत यूनियन के द्वारा अपना लीडर चुना जाता है अफगानिस्तान में। तो यही से जब अफगानिस्तान की फोर्सेस इंटरवेंशन करती 1979 में, तभी से हो जाता है सोवियत अफगान वॉर, जिसको सोवियत अफगान वॉर कहा जाता है, जो कि 1989 तक चलता है। इस सोवियत अफगानिस्तान वॉर में बेसिकली सोवियत यूनियन का इंटरवेंशन करने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे।
पहला रीजन होता है कि अपनी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी पीडीपी की, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना अफगानिस्तान में, पहला उसका मकसद होता है। सेकंड होता है कि अफगानिस्तान का कंट्रोल, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था तो हर जगह पे अमेरिका की भी कंटेनमेंट पॉलिसी के तहत अमेरिका भी हर जगह पे यूएसएसआर को कंटेन करने की कोशिश कर रहा था। तो इसके लिए सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में अपना बेसिकली अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में एंटर होता है। तीसरा रीजन होता है कि कम्युनिज्म को एशिया में स्प्रेड करना, यह भी उसका एक मकसद होता है, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना, क्योंकि यूएसएसआर को फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है। तो वो अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए अफगानिस्तान में आता है। और चौथा जो पॉइंट होता है, क्योंकि 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है, तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन अफगानिस्तान में ना आए, वहां पर अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पावर से ना जाए, तो इसके लिए ये भी मकसद होता है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन को कंटेन करना। तो इन चार मकसद के कारण अफगानिस्तान में यूएसएसआर का इंटरवेंशन होता है 1979 में। और फिर उनके खिलाफ जो मुजाहिदीन तैयार होते हैं या जो अलग अलग जो गुट होते जो अफगानिस्तान सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ते, तो ये 1989 तक चलता है। इसी को सोवियत अफगान वॉर कहा जाता है। अब इस अफगान सोवियत वॉर में जो मुजाहिदीन होते जो कि सोवियत फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने होली वॉर का नारा देके एक तरह से जिहाद शुरू किया अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो ये मुजाहिदीन जो थे, अभी कोल्ड वॉर का पीरियड चल रहा था, रशिया यूएसएसआर अफगानिस्तान में एंटर होता है, तो ऑब्वियसली वहां पर कोल्ड वॉर के टाइम में सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए वहां पर यूएसए का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंटरवेंशन होता है। पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ पर इनडायरेक्टली इंटरवेंशन करता है, डायरेक्टली अपना इंटरवेंशन नहीं करता। तो जो सोवियत के खिलाफ, सोवियत अफगान वॉर में जो मुजाहिदीन सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको अमेरिका पैसा प्रोवाइड करना, उनको वेपन्स देना, ऑपरेशन साइक्लोन लॉन्च करके अमेरिका उनको बड़े लेवल के ऊपर उनको पैसा प्रोवाइड करता है, उनको ट्रेनिंग कैंप एस्टेब्लिश किया जाता है जहां पर इन मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये सब ऑपरेशन साइक्लोन के तहत अमेरिका का चलता है। और ये 1989 तक फाइनली क्या होता है, यूएसएसआर अफगानिस्तान से पुल बैक करता है अपनी फोर्सेस को। अभी पुल बैक करने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे। एक तो 1985 में क्या होता है कि सोवियत यूनियन में यूएसएसआर में पावर में आते हैं मिखेल गोर्बाचोव। तो गोर्बाचोव की बहुत सारी पॉलिसीज थी, उसमें से ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रॉइका, ये दो पॉलिसीज के तहत उन्होंने दूसरे कंट्रीज में अपना इंटरवेंशन करना बंद किया। उन्होंने कहा कि हम पहले यूएसएसआर की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्टेबल करेंगे, फिर हम इसके कारण अपने खुद के कंट्री के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है, बाहर का इंटरवेंशन। तो मिखेल गोर्बाचोव की इस पॉलिसीज के कारण क्या होता है, वहां पर उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को परमिशन दिया, मीडिया को उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो लगाए थे कम्युनिज्म के अंदर, उनको उन्होंने पुल आउट कर लिया। तो इस सब रिस्ट्रिक्शन हटाने के कारण क्या होता है, एक तरह से उनकी ये पॉलिसी थी, इसके कारण अफगानिस्तान में उन्होंने अपने फोर्सेस को पुल बैक करने के ऑर्डर्स दिए। और फाइनली 1989 में अफगानिस्तान से यूएसएसआर की फोर्सेस पुल बैक कर दी। तो ये अफगानिस्तान सोवियत अफगान वॉर जो चलता था वो 1979 से 1989 तक चलता है। अब इस वॉर के बाद में क्या होता है कि जो मुजाहिदीन को अमेरिका ने ट्रेन किया था, उनको पैसा प्रोवाइड किया था, वेपन्स दिए थे थ्रू पाकिस्तान की मदद से, पाकिस्तान की जो आईएसआई होती थी वो उनको पैसा प्रोवाइड करते थे, मतलब अमेरिका से आने वाला पैसा, वेपन्स जो पाकिस्तान के थ्रू उनको मिलता था। तो ये मुजाहिदीन जो होते हैं, अभी अफगानिस्तान में क्या होता है कि एक तरह से पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और ये मुजाहिदीन के पास बहुत सारा वेपन्स, पैसा, उनके पास ये सब था। तो अपना पावर कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान में इन लोगों के, इन अलग अलग जो मुजाहिदीन ग्रुप्स थे, इनके बीच में सिविल वॉर शुरू हो जाता है, जिसको अफगान सिविल वॉर कहा जाता है, जो कि 1989 से 1996 तक चलता है। अभी यूएसएसआर पूरी तरह से 1991 में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। पर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के पहले क्या होता है कि सिविल वॉर जब चल रहा था, तब अफगानिस्तान में बेसिकली नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करके सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से चला जाता है। तो नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट भी 1992 में कोलैप्स कर जाती, क्योंकि उनको जो बैकिंग मिल रही थी सोवियत यूनियन से वो भी खत्म हो जाती। सोवियत यूनियन 1991 में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो सोवियत यूनियन जाने के बाद में जो गवर्नमेंट थी नजीबुल्लाह की, वो भी कोलैप्स कर जाती। फिर 1992 में क्या होता है कि 1992 में पेशावर अकॉर्ड को साइन किया जाता है। उसमें ये किया जाता है कि अलग अलग जो मुजाहिदीन ग्रुप है, इनके बीच में एक तरह से पेशावर अकॉर्ड में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है और एक इंटरिम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाती है। उसको नाम दिया गया था उन्होंने इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान का गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया जाता है 1992 में। तो ये भी गवर्नमेंट बहुत दिनों तक चलता नहीं, ये भी बाद में क्या होता है, ये गवर्नमेंट भी कोलैप्स कर जाता है। और फिर में अलग अलग ये जो वॉरलॉर्ड्स थे या मुजाहिदीन ग्रुप्स थे, अपने अपने बीच में फिर से पावर शेयरिंग या पावर को कंट्रोल करने के लिए अपने बीच में फिर से लड़ना शुरू कर दे। और इसी से 1994 में एक ग्रुप डेवलप होता है जिसका नाम था तालिबान। बेसिकली तालिबान का मतलब होता है,
तो 1994 में तालिबान एक ग्रुप बन जाता है। अब इस तालिबान का बेसिकली इसको एस्टेब्लिश किया था मुल्ला मोहम्मद ओमर ने और अब्दुल गनी ब्रदर ने। इन दो लोगों ने इस तालिबान ग्रुप को एस्टेब्लिश किया था 1994 में। तालिब का मतलब होता है रिलीजियस स्टूडेंट, तालिब का मतलब होता है रिलीजियस स्टूडेंट, और उनको लड़ने वाले के जो रिलीजियस स्टूडेंट होते जो अपने आइडियोलॉजी को स्प्रेड करते उन लड़ाकों को तालिबानी कहा जाता है। तो इस तरह से तालिबान को एस्टेब्लिश किया जाता है 1994 में। अब ये तालिबान क्या करता है 1992 से 1994 से 1996 से 2 साल तक ये तालिबान सिविल वॉर में पूरी तरह से काबुल को कंट्रोल कर लेता है 1996 में और 1994 में। तालिबान एस्टेब्लिश करने के बाद में 2 साल तक तालिबान अलग अलग जो सिटीज थे काबुल, कंदार वगैरह, इन सबको क्या किया जाता है तालिबान के द्वारा कैप्चर किया जाता है। तो तालिबान क्या करता है 1996 में तालिबान अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेता है, काबुल को कैप्चर कर लेता है, वहां पर इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का गठन कर देता है, अपना सरकार चलाना शुरू कर देता है। तो 1996 से 2001 तक ये 5 साल के लिए अफगानिस्तान में तालिबान का रूल होता है। अब ये तालिबान का रूल बेसिकली थोड़ा इस रूल के बारे में जानते हैं। तालिबानी बेसिकली हार्डकोर इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। इसने रिलीजियस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, शरिया लॉ को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया। जो वुमेन्स थी, महिलाएं थी, उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। बिना बुरखे के आप घर के बाहर नहीं निकल सकते, या फिर अपने किसी मेल के साथ वो घर से बाहर निकल सकती है। तो ऐसे बहुत सारे रिलीजियस शरिया, स्ट्रिक्ट शरिया लॉ को उन्होंने इंप्लीमेंट किया अफगानिस्तान में। इस अफगानिस्तान में जब उनका रूल चल रहा था तो उसी टाइम बहुत सारे अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से अफगानिस्तान में पनप रही थी, और तालिबान का जो गवर्नमेंट था इनको सब पूरी तरह से बैकिंग दे रहा था। और उसी में 2001 में 9/11 का अटैक होता है, जिसमें यूएसए में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराए जाने के पीछे अलकायदा का हाथ होता है, और अलकायदा का जो मास्टरमाइंड होता है ओसामा बिन लादेन, और उसके जो लॉन्च पैड होते हैं वो तालिबान में होते, वो अफगानिस्तान में होते हैं, जिनको तालिबान का सपोर्ट होता है। तो वॉर ऑन टेरर के तहत अमेरिका ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च करता है। उससे पहले अमेरिका इस हाईजैकिंग के पीछे, मतलब जो एयरप्लेन को हाईजैकिंग करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर गिराए गए थे, उन हाईजैकिंग के पीछे कौन है, इसलिए अमेरिका ऑपरेशन पेंट बॉम्ब को लॉन्च करता है, जो कि एफबीआई का हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन होता है। उसके बाद में अमेरिका तालिबान को कहता है कि आप ओसामा बिन लादेन और उसके जितने भी मुजाहिदीन हैं उनको हमारे हवाले कर दो, या फिर जितने भी फॉरेन नेशनलिस्ट को अपने कैप्चर करके रखा है उनको रिलीज कर दो। ये सब मांग अमेरिका बेसिकली तालिबान से करता है। और दूसरी बात, आप अलकायदा को खत्म करने के लिए हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। तो इसको तालिबान रिफ्यूज करने के बाद में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च करने, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत अमेरिकन फोर्सेस यूके उसके साथ होता है और अफगानिस्तान में इंटरवेंशन करता है। अफगानिस्तान में इंटरवेंशन करने के बाद में वहां पर जितने भी बड़ी सिटीज वहां पर बम्बारमेंट की जाती है यूएसए के फोर्सेस के द्वारा, और फाइनली काबुल को कंट्रोल किया जाता है, और वहां से तालिबान भाग के पहाड़ों में छुप जाता है। तालिबान जब काबुल को कंट्रोल किया जाता है तो वहां पर एक इंटरिम गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जाता है हमीद करजाई के लीडरशिप के अंडर, और फाइनली वहां पर यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन पास होने के बाद में एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स को गठन किया जाता है, जो कि अफगानिस्तान में जितने भी जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट के जो पावर शेयरिंग है या गवर्नमेंट को स्टेबल करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये सब होता है। फिर फाइनली 2014 में वहां पर फिर से जो इंटरिम गवर्नमेंट था, फाइनली वहां पर 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। 2004 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत परमानेंटली प्रेसिडेंट जो थे, जो हमीद करजाई जो प्रेसिडेंट थे, उनको परमानेंटली डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर वो प्रेसिडेंट वहां पर चुनाव किए जाते हैं और वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं 2014 तक। फाइनली एंड्यूरिंग फ्रीडम 2014 तक चलता है। उससे पहले 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा पाकिस्तान के एबोटाबाद जो होता है, एबोटाबाद में पाकिस्तान के एबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को पाया जाता है, वहां पर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा। और 2014 में फाइनली ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को फाइनली खत्म किया जाता है, ऑफिशियली खत्म किया जाता है प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा। उसके बाद में ऑपरेशन एंड्यूरिंग सेंटिनल जो 2020 तक कंटिन्यू चलता रहता है। फाइनली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जब पावर में आते हैं तो वो तालिबान के साथ निगोशिएशन शुरू करते हैं दोहा में, कतार की जो कैपिटल है वहां पर निगोशिएशन शुरू होते हैं, और उनके बाद दोहा एग्रीमेंट को साइन किया जाता है 2021 फरवरी 2020 में दोहा अकॉर्ड को साइन किया जाता है, और उसके तहत अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से विड्रॉलमेंट करना शुरू कर देती। और इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा, और फाइनली अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से विड्रॉल कर जाती है, और वहां पर फिर से तालिबान क्या करता है, काबुल को
कंट्रोल कर लेता है। और अभी रिसेंटली तालिबान ने फिर से काबुल को कैप्चर कर लिया और वहां पर अपना गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया। साथ ही साथ उन्होंने जो इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान जो उन्होंने 1996 में गठन किया था, अफगानिस्तान का जो बाद में इंटरिम गवर्नमेंट और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में जो गवर्नमेंट बनता है, उन्होंने जो नाम चेंज किया था उसको फिर से अफगान इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान किया जाता है तालिबान आने के बाद में। दूसरी बात, वो अपना फ्लैग को कुछ हद तक चेंज करते हैं और अफगानिस्तान का जो एम्बलम है उसको भी चेंज किया जाता है तालिबान के द्वारा। और अभी रिसेंटली तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान में पूरा अफगानिस्तान अभी तालिबान के कंट्रोल में। तो इस तरह से अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में 9/11 के अटैक के बाद में एंटर कर जाती है और उसके बाद की कहानी फिर ओसामा बिन लादेन को मारा जाता है। फिर दोहा एग्रीमेंट के बाद में अमेरिकन फोर्सेस फाइनली वहां से विड्रॉ, 20 साल के बाद में अमेरिकन फोर्सेस वहां से विड्रॉल हो जाती है। इन 20 सालों में अमेरिका ने $2 ट्रिलियन की, वॉशिंगटन के रिपोर्ट के तहत $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी वहां पर उन्होंने खर्च की, जिसमें अफगानिस्तान में उन्होंने खर्च की, जिसमें अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो मुजाहिदीन जो थे उनके खिलाफ वॉर लड़ने के लिए और अफगानिस्तान के जो फोर्स थे उसको ट्रेन करने के लिए। तो इस तरह से अमेरिका ने आज तक 20 सालों में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी वहां पर खर्च की और फाइनली अमेरिका वहां से विड्रॉल हो जाता है और तालिबान 2021 में काबुल को कैप्चर कर लेता है। धन्यवाद।